हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं संविधान को लेकर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं और ये मेरी 5वीं वीडियो है नागरिकता को लेकर। आज नागरिकता के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि आपको इससे जितने भी हेल्प मिले वो कम है। मैं आपको जो भी आपको चाहिए मैं आपको वो पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको इससे पहले भी बहुत सारे काम करने हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ गाइज़, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट हो आपको तुरंत मिले। तो आइए देर ना करते हुए हमारा टॉपिक है आज का नागरिकता, इसको लेकर आज बात करते हैं। अब भाग 2 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अनुच्छेद 5 से 11 हमारी नागरिकता है। जैसे कि आप जानते हैं भारत में एकल नागरिकता है, ठीक। और अनुच्छेद 5 से हमारे 11 के बीच में नागरिकता के बारे में बताया गया है। लेकिन अब नागरिकता को लेकर विचार करें तो नागरिकता हमारी 26 जनवरी 1950 यानी उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो भारत के जो नागरिक बने, यानी जो इसमें से जिसने नागरिकता अधिग्रहण की, उसमें ये सब वहाँ से नागरिकता प्रावधान हमारा स्टार्ट होता है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे प्रावधान हुए, बहुत सारे संशोधन हुए। तो सबसे पहले हमारा नागरिकता अधिनियम संशोधन 1955, ठीक है, यानी 1955। लेकिन ये क्या था, ये हमारा जो हमारा संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया गया है। यानी जो आपका मेन है वो 1955 है। याद रखिएगा 1955 नागरिकता अधिनियम, ये हमारा क्या है कि ये अर्जन और समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। इसको अब तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? 8 बार। लेकिन आपको याद रखना है वो 8 टाइम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 1957, पहला आपको याद रखना है 1957, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1957, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, कॉपी पेन उठाइए और ये लिखना कंटिन्यू कीजिए। तो इसमें पहला हमारा 1957 नागरिकता संशोधन अधिनियम। उसके बाद दूसरा हमारा आया 1960 में, यानी 3 साल बाद, लेकिन वो निरस्त माना गया, निरस्त एवं संशोधन अधिनियम 1960। अब पूरे 25 साल बाद हमारा 1985 में तीसरा आया नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985। फिर उसके बाद चौथा हमारा आया 1 साल बाद, यानी 1986 में, ठीक है। अब पांचवा जो हमारा आया वो आया हमारा 1992 में, 1992 में। और छठा हमारा 2003, सातवां 2005 और हमारा 8वां 2015। ये हमारे अधिनियम है। लेकिन आपको जैसे पता होगा कि एनआरसी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, उसमें भी इन चीज़ों को लेकर प्रावधान है, बहुत सी चीज़ें ऐसे की गई हैं। लेकिन हम फिलहाल जो डिस्कस कर रहे हैं, हम क्वालिटी यानी संविधान में जो लिखित है उस पर चर्चा कर रहे हैं। वो टॉपिक अलग से कभी मैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप पॉलिटी पे आइए, यहाँ पर वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप देखिएगा ज़रूर। लेकिन आप फिलहाल ये हम कवर कर रहे हैं हमारा नागरिकता को लेकर 5 से 11 अनुच्छेद पढ़ने हैं हमें आज, और पूरा एक नागरिकता हमको बिल्कुल फिनिश करना है। वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगा, लेकिन आपको पहले ये देखते हैं। तो अब हम आते हैं अपने अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, देखो ध्यान से सुनिएगा, ये 3 इसकी शर्तें हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो भारत का मूल निवासी है, लेकिन उसके पास 3 शर्त हैं, 3 में से कोई एक पूरी कर दे। यानी जन्म से भारत का नागरिक हो, या उसके जो माता पिता हैं वो भारत में जन्मे हों। नंबर 3 कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले वह भारत में निवास कर रहा हो, ठीक। ये हमारे नागरिकता को लेकर है। यानी अनुच्छेद 5 जो कहता है वो इन 3 में से एक शर्त हम पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आवर्जन। जैसा कि आप जानते हैं एक तिथि निर्धारित है, वो तिथि क्या है, 19 जुलाई 1948 से पहले स्थानांतरित हुआ हो। यानी कोई एक व्यक्ति है, देखो मैं डीपली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लिखते हैं, लेकिन सुना हुआ आपको कितने माइंड में आ रहा है, ये भी एक माइंड फोकस करने वाली बात है। तो
मान लीजिए एक व्यक्ति है जो पाकिस्तान से भारत आया हो, ठीक है, और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित, यानी जो हमारा अविभाजित भारत था, अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, इन दो में से कोई एक शर्त पूरी करता हो तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, अगली डेट है 19 जुलाई 1948, तो इसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन उसे पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करे तो वह अनुच्छेद 6 के अंतर्गत नागरिकता को अर्जन कर सकता है। देखो, अर्जन करने के भी तरीके हैं, नागरिकता अर्जन भी 5 तरीके से होता है, वो मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आगे चलकर। इसके बाद हमारा अनुच्छेद है 7, आर्टिकल 7 क्या कहता है। अनुच्छेद 7 को देखिए ध्यान से, इसकी भी एक डेट निर्धारित की गई है। 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान को चले गए वे भारतीय नागरिक नहीं होंगे। 1 मार्च 1947 को जो लोग पाकिस्तान चले गए वे भारत के नागरिक नहीं होंगे, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद वापस आए। अब देखो, ये वापस आए, इसमें अनकम्प्लीट से लिखा था मैंने, लेकिन मैं आपको डीपली अब बता देता हूँ कि जब वे भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए तो भारत का नागरिक वे बन सकते हैं, लेकिन कैसे, कि उन्हें एक पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। ठीक, ये हमारा अनुच्छेद 7 कहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो। भारत में जन्मा हो लेकिन भारत से बाहर रह रहा हो। कोई व्यक्ति है, उसके माता पिता दादा दादी वह अविभाजित, याद रखिएगा, अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है। वो कैसे, यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिज्ञ तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यानी ये जो व्यवस्था है भारत के रहने वाले जो भारतीय हैं उनके लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकें। ये हमारा अनुच्छेद 8 कंप्लीट होता है। वैसे अगर इसके बारे में मैं बताऊं अनुच्छेद 8 के और थोड़ा डीपली अगर मैं बताऊं तो इसमें कुछ अलग से प्रावधान ये है कि व्यक्ति भारत का मूल निवासी हो, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, है ना, ये 8 में आते हैं सारे। व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ लेकिन बाद में लौट आया हो, या भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 9 है, इसके बारे में देखते हैं। कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक न होना। डेफिनेटली सी बात है, अगर आप किसी दूसरे राज्य की नागरिकता ले रहे हो तो वह हमारी जो पहली नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये हमारा नागरिकता समाप्ति का भी एक तरीका है। ठीक है, तो अनुच्छेद यही कहता है 9 कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 10 है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि कोई एक व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है यदि संसद, देखो संसद का है, यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे, यानी वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक है समझा जाता है लेकिन संसद के अनुरूप। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि संसद द्वारा नियंत्रण, मतलब कि संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता के अर्जन और समाप्ति, मतलब ग्रहण करना और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित सभी विषयों पर विधि बना सकती है। कौन? हमारी संसद। ये हमारे अनुच्छेद आपके 5 से लेकर 11 तक हो गए। आपको हर एक आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा, आप इनको कभी नहीं भूलोगे और आपने अच्छे से ये सुने होंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि नागरिकता का अर्जन कैसे कर सकते हैं हम। हर एक पॉइंट को मैं अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा जन्म से। अब जन्म से कैसे, कि भारत में 26 जनवरी 1950 डेट है, 2-3 डेट है, इनको आपको याद करनी है। 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, लेकिन एक डेट और, 1 जुलाई 1947 से पहले, यानी जो ये डेट है इससे पहले व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म के राष्ट्र के बाद भारत का नागरिक होगा। सिंपल सी बात है कि उसका कोई एक पूर्वज माता पिता भारत में जन्मा हो तो वह जन्म से ही भारत का नागरिकता को ग्रहण कर सकता है।
यानी उसके माता हो, पिता हो, कोई भी एक भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा हमारा वंश से, वंश आप जो जानते हैं हमारे पूर्वज हुए, यानी कोई व्यक्ति, इसमें वही डेट है जो मैंने ऊपर बताई थी 26 जनवरी 1950, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रावधान ये भी है कि 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो या वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। सिंपल सी बात है, वंश को लेकर कह सकते हैं कि उसके जो पिता हैं वो भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी माता पिता में से भारत का नागरिक हो, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर वंश को लेकर एक पॉइंट और है कि मान लीजिए एक डेट है 3 दिसंबर 2004, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता। अब आगे इसमें क्या है कि यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उस अवधि तक पंजीकृत न हुआ हो, ठीक है। देखो वंश के आधार पर पता चल गया, सिंपल है ये तो। बाकी डीपली तो बहुत और सारे पॉइंट आ जाएंगे निकल के, लेकिन आपको डीपली रखना है। जन्म से माता पिता कोई एक व्यक्ति जन्म भारत में हो, वंश से उसके पापा भारत के हों, यानी उसके पिता भारत के एक नागरिक हों, ठीक। थर्ड है हमारा पंजीकरण। अब पंजीकरण कैसे होता है? पंजीकरण क्या है कि भारतीय मूल का एक व्यक्ति है जो नागरिकता प्राप्ति के आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, पंजीकरण के थ्रू हो रहा है, नॉर्मल सी बात है। एक व्यक्ति है जो अपनी पूरी आयु का हो, उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, लेकिन पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारण निवास कर रहा हो, एक पंजीकरण ये भी हो गया, ठीक। एक अगर और बताऊं पंजीकरण के रूप में कि कोई एक व्यक्ति है जो अपनी पूरी आयु क्षमता का हो गया हो, तो उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, वो भी पंजीकरण द्वारा नागरिकता का अर्जन कर सकता है। और भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे भी इसमें पंजीकरण के थ्रू आ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे पंजीकरण के द्वारा आप नागरिकता का अर्जन कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट हमारा नंबर 4 है देशीकरण। अब देशीकरण क्या है कि ऐसा देश से संबंधित ना हो जब भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। समझ में आया? यानी ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहाँ पर भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। दूसरा, जैसे कि मान लीजिए देशीकरण में कि एक किसी अन्य देश का नागरिक हो, वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन की स्वीकृति पर देश की नागरिकता को त्याग देगा देशीकरण के माध्यम से। इसमें एक टाइम है 12 माह की अवधि से 14 वर्ष पहले से वह भारत में रह रहा हो, ठीक है। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसे हमारी सारी भाषाओं का जो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं उनका भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, वह एक अच्छा नागरिक होना चाहिए। साहित्य, कला, विश्व शांति, मानव उन्नति, मानव तत्व, इन सब में वो बेस्ट होना चाहिए। तो वह पंजीकरण के बाद देशीकरण, पंजीकरण से तो अलग है, देशीकरण से भारत के राष्ट्रीय नागरिकता को अर्जन कर सकता है, नागरिकता को अर्जन कर सकता है। नेक्स्ट हमारा भूमि विस्तार, यानी क्षेत्र के अकॉर्डिंग। क्षेत्र के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक समय था 25 मार्च 1971, कोई व्यक्ति बांग्लादेश से असम आया और अपने प्रवेश के समय ही उसने असम का निवासी हो गया। यानी ये हमारा उस चीज़ को लेकर है कि जो जब बांग्लादेश अलग हुआ था तब की ये अपना जो भूमि विस्तार से, क्षेत्र से वो नागरिकता को अर्जित कर सकता है। जैसे भूमि विस्तार में एक चीज़ है कि भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद ही साधारणतः असम के निवासी हों, तो 1 जनवरी 1966 को भारत के नागरिकता उनकी मान ली जाएगी कि हाँ, वे भारत के नागरिक हैं। ये हमारे नागरिकता अर्जन के हुए। उसके बाद देखो समाप्ति भी होती है इसकी। समाप्ति कैसे होती है? नंबर 1 स्वैच्छिक, बर्खास्ती, वंचित। अब स्वैच्छिक क्या है? अपनी इच्छा से, मान लीजिए आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर रहे हो तो पहले वाली कि आप स्वेच्छा से त्याग सकते हैं, वो तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हमारा अनुच्छेद भी यही कहता है, एक बर्खास्ती के द्वारा हो जाएगी। नंबर 3 हमारा वंचित। वंचित में तुमने फर्जी तरीके से ग्रहण कर लिए हो किसी अन्य तरीके से, तो समाप्ति भी हो सकती है नागरिकता की, ये कोई बड़ी बात नहीं है।
आप नागरिकता अधिनियम 1955 में भी ये प्रावधान है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज का टॉपिक नागरिकता को लेकर। नागरिकता में ऐसा कुछ खास नहीं बचा जो मैंने आपको नहीं बताया हो, यहाँ से इसमें क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो गाइज़ उम्मीद ये करूँगा आपसे कि आपको वीडियो से अच्छे ज़्यादा समझना लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको जो समझाया वो आपको माइंड में फोकस करना है। फोकस क्या करना है कि आपको उसको बिल्कुल एक अच्छे से समझना है ताकि आप आगे कभी इस चीज़ को भूलो नहीं। तो गाइज़ ये था आज का हमारा वीडियो नागरिकता को लेकर। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कीजिए, लाइक कमेंट तब सभी चीज़ें कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों को चीज़ें पसंद भी आ रही हैं। अगर आपको और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और कोई भी ऐसा सुधार जिससे मैं और आपको अच्छे से समझा सकूँ तो प्लीज़ डू इट फास्ट एंड थैंक यू सो मच।